हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आज हमें मुद्दा देखेंगे पीओके, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, इसी को हम पीओके बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान ने इस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, और देखेंगे कि हम जो एलओसी लाइन है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है क्या वास्तव में। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी देखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में जानने का प्रयास करेंगे हम आज इसको। तो जैसे कि हमको पता है, जब भारत को आजादी मिली, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत भारत को आजादी मिली, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत को जैसे ही आजादी मिली थी, तो उसके पश्चात क्या भारत का विभाजन हो गया था। भारत क्या है, इंडिया प्लस पाकिस्तान, दो देशों में विभाजित हो गया था। अब इसे अंग्रेज की चाल बोलो या कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो उन्होंने क्या काम किया कि जो भारत, जिस अंग्रेज से जो हम आजादी मिल रही थी, तो वो क्या है, सिर्फ जो अंग्रेजों द्वारा विजित क्षेत्र था, यानी जिस पर उनका कब्जा था, उनसे आजादी मिल रही थी उनको। जो स्वतंत्र रियासतें थी, भारत में क्या है, कुछ स्वतंत्र रियासतें भी थी, लेकिन हमको क्या है, आजादी सिर्फ फिर से अंग्रेजों से मिल रही थी। अभी भी फ्रांस हो गए, पुर्तगाली हो गए, तो जैसे हो गए पुदुचेरी हो गया, दमन दीव, यमन, कराईकल, ये क्षेत्र किसके, फ्रांसीसी कब्जे में थे। वहीं अगर पुर्तगाली के कब्जे में देखा जाए तो दमन दीव, गोवा, ये अभी भी उनके कब्जे में थे, क्योंकि अंग्रेज से आजादी मिली थी, अभी भी यहाँ अस्तित्व में थे। तो अंग्रेजों ने क्या काम किया कि जो भारत में उस समय लगभग 565 रियासतें हुआ करती थी। तो अंग्रेजों की चाल बोले या कुछ भी बोले इसको, तो उन्होंने रियासतों के लिए ऑप्शन था कि वहां की जितनी भी स्वतंत्र रियासतें, कि आप, अगर आपको पाकिस्तान में शामिल होना है तो आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, इंडिया में शामिल होना है तो इंडिया में शामिल हो सकते हैं, या तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि सारी रियासतें तो लगभग इंडिया में शामिल होने के लिए रेडी हो गई, लेकिन दिक्कत कहाँ आने लगी हमको, जो 3 रियासतें ऐसी थी जो कि भारत में शामिल होने से दिक्कत सामना करना पड़ रहा था उनको। भारत में जो शामिल होने पर क्या है, कुछ समस्या उत्पन्न हो रही थी उसमें। तो 3 रियासतें ऐसी थी, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया और जम्मू कश्मीर। तो 3 रियासतें क्या दिक्कत उपलब्ध कर रही थी, उत्पन्न कर रही थी। तो इन रियासतों को क्या एकीकरण करने का काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर भी थे प्रथम। तो उन्होंने क्या, उनके साथ थे वीपी मेनन, उनका राइट हैंड बोलते हैं उनको। तो इन्होंने क्या है, सभी रियासतों को एक करने का काम किया। तो उनका एक, सरदार वल्लभ भाई पटेल वैसे से वकील थे, तो उनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा था। जो रियासतें आसानी से मान जाते थे उनको बोलते थे, ये लोग आकर खाइए, आप हमारे साथ शामिल हो जाए। और जो रियासत शामिल नहीं होती थी उनको मस्त डराते धमकाते थे, उनको ऐसा कर देंगे आपके साथ, आपका ये वो वाली सुविधाएं आपकी बंद करा दी जाएगी, विदेशी व्यापारी, उनको कुछ भी तरीके से डराने की कोशिश करते थे। तो लगभग पूरी रियासतें तो मान गई, 3 रियासतें क्या थी, दिक्कत उत्पन्न कर रही थी। कौन कौन सी रियासतें थी वो पहले देख लेते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत क्या भारत को आजादी मिली। उसके पश्चात सारी रियासतें मान गई। 3 रियासत कौन कौन सी थी वो भी देख लेते हैं, जैसे कि तो 3 रियासतें थी जो ये क्या है, दिक्कत उत्पन्न कर रही थी। ये रियासतें क्या थी, इनका मत था कि हमको ना इंडिया में शामिल होना है, ना पाकिस्तान में शामिल होना है, ना, यानी कि इनका मत था कि हमको स्वतंत्र रहना है। तो उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर माउंटबेटन गए, और जब यहाँ की जो रियासत थी, पहली रियासत कौन, जूनागढ़ की रियासत। तो यहाँ से जब बात हुई थी, इन्हें बोले कि हम अभी फिलहाल स्वतंत्र है, लेकिन इनने क्या काम किया, दिमाग से पाकिस्तान के साथ विलय पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्शन में कहा साइन कर दिया, पाकिस्तान में, कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या, वहां की जितनी भी जनता थी आक्रोशित हो गई, यानी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, वहां पर हिंदू आबादी ज्यादा थी। उस कंडीशन में क्या हुआ कि जनता ने विद्रोह कर दिया। तो इस आक्रोश, यहाँ पर जनता की जो आक्रोश बढ़ गया यहाँ पर,
तो विद्रोह करने लगी जनता। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि राजा जो था वो चले गया पाकिस्तान चले गया। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां का जायजा लिया जाता, जांच पड़ताल की क्या कंडीशन है। तो वहां के उस समय दीवान थे कोई राजा था, तो उन्होंने बोले यहाँ जन्म संग्रह करा लिया जाए। उसके बाद जनता की राय जान ली जाए कि जनता कहाँ जाना चाहती है। जब वहां पर जन्म संग्रह कराया गया तो वहां पर क्या 90% से ज्यादा आबादी क्या इंडिया में शामिल होने चाहती थी। तो आखिर में क्या हुआ, जून यानी कि जो जूनागढ़ रियासत तो वो भी भारत में जैसे तैसे शामिल हो गई। उसके बाद बात आती है हैदराबाद की। हैदराबाद बीच में क्या है, जब जूनागढ़ का मुद्दा चले रहा था उत्ते में क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में हैदराबाद ने साइन कर दिया कि उनका मत ये था कि 1 साल तक हम स्वतंत्र हैं, जैसा पहले से चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो उन्होंने बोले ठीक है, पहले हम ऊपर का मुद्दा देख लेते हैं। तो उसके बाद क्या है, 1 साल बाद फिर क्या हुआ, वही कंडीशन बनी। तो इनने भी क्या है, यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रीय सैनिक ने उपद्रव मचाना चालू कर दिया, वहां भी विद्रोह उत्पन्न होने लगा। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर भी ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्रवाई के द्वारा उसको भी ढाई दिया गया व्यक्ति, और पूरा इसको भी शामिल कर लिया गया, बता दिया गया नहीं सेना नहीं है बोले, यानी वहां पर पुलिस कार्यवाही के द्वारा ऐसा करके वहां भी जल्दी से मैटर रफा दफा किया गया। तो ये भी अपने कब्जे में आ गया। ये जूनागढ़ का जो शासक था वो सीधे चले गया था पाकिस्तान। तो वैसे क्या हैदराबाद भी हमारा इसमें शामिल हो गया, इसमें इंडिया में शामिल हो गया। अब बात कहां फंसी, ये दोनों रियासतें तो जैसे तैसे हमारे कब्जे में आ गई। उसके पश्चात क्या हुआ, जम्मू कश्मीर मेन विवाद की जड़ यहां लटक गई। यहां पर क्या होगा कि जम्मू कश्मीर का जो राजा था वो था हिंदू शासक, और वहां की जो जनसंख्या थी, आबादी थी, अधिकतर जनसंख्या वहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, यानी मुस्लिम आबादी वहां पर ज्यादा थी। तो हरि सिंह का मत ये था कि अगर मैं पाकिस्तान में जैसे मिलता हूं तो वहां तो मेरी एक भी चलेगी नहीं, और हिंदुस्तान में अगर मिलता हूं तो जो पंडित नेहरू की जो विचारधारा, लोकतांत्रिक विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे वो, तो वो मेरी एक चलने दे देंगे। तो मैं स्वतंत्र रहूंगा तो क्या है, ठीक रहूंगा। लेकिन ये बात क्या मोहम्मद अली जिन्ना को पची नहीं। तो जल्दी से जल्दी क्या करना चाहता था, पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता था। तो उसने क्या काम किया, यहाँ से कुछ कबालियों को, अब सेना के तो जा नहीं सकते थे यहाँ पर, तो कुछ ट्राइबल लोग, कबाली लोग को यहाँ से क्या है लुटेरे हुआ करते थे, वो इधर कबीले में रहा करते थे। उन लोगों को क्या इसने धीरे से यहाँ से प्रवेश करा दिया। अब जैसे ही वो यहाँ से पहुंच गए, कई बोलते हैं ऐसा कि कई ट्रकों से 3-4 हजार की संख्या में लोग ट्रकों से यहाँ पर प्रवेश करने लगे। उसके बाद मार काट, लूट मार, स्त्रियों के साथ बलात्कार करते हुए भारी मात्रा में नरसंहार, कत्लेआम करते हुए बढ़ते चले जा रहे थे। 22 अक्टूबर के दिन क्या काम हुआ, 22 अक्टूबर 1947 इस दिन क्या है, सवालियों का अटैक यहाँ पर हुआ। तो उसके बाद ये मुजफ्फराबाद होते, उरी होते, बारामुल्ला होते, श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। तो जब इसकी बात राजा को पता चली तो राजा ने क्या काम किया, सीधे संपर्क किया, दिल्ली से संपर्क साधने की कोशिश किया, पंडित नेहरू से संपर्क साधने की कोशिश किया इसने। तो वहां पर जब मीटिंग बैठी थी तो बोले कि पटेल हो गए, वीपी मेनन हो गए, इनकी मीटिंग बैठी, तो बोले हम इसकी मदद क्यों करें, क्योंकि वो तो स्वतंत्र रियासत है, क्योंकि ये अभी भारत का हिस्सा हुआ नहीं था, इसने विलय पत्र पर साइन किया नहीं था। तो उस कंडीशन में किसको भेजे, वीपी मेनन वहां तुरंत जायजा लेने में, जांच पड़ताल करने की जाए कि वहां पर स्थिति क्या है। तो वहां की स्थिति देखी उन्होंने, तो क्या है लगभग पूरा प्रवेश कर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही थी। ऐसा बोलते हैं कि जो श्रीनगर से दूरी लगभग बस लगभग घेरने ही वाले थे, उसको 10-20 किलोमीटर की दूरी बची थी। उसमें बोलते हैं बारामुल्ला पूरी पहुंच गई थी सैनिक लोग, कबाली लोग। तो इस कंडीशन में राजा ने क्या काम किया, यहाँ पर उन्होंने बोला, वीपी मेनन को बताया उसने कि यहाँ ऐसी कंडीशन है। तो उन्होंने बोले कि पहले आप विलय पत्र पर साइन कीजिए, जब भारत का हिस्सा बन जाएगा ये, तो उस कंडीशन में हम आपकी सैन्य सहायता प्राप्त कर दे पाएंगे आपको। तो तब जाके उसके जो प्रधानमंत्री थे उस समय राजा के, मेहरचंद महाजन, उनकी उपस्थिति में साइन किए विलय पत्र पर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में।
तो साइन कब की हमने 26 जनवरी वो 26 अक्टूबर 1947 को क्या है राजा ने हस्ताक्षर किए। उसके बाद वो लेटर को लेकर सीधे कहां पर विलय पत्र को लेकर पहुंच गए इनके पास पंडित नेहरू वीपी मेनन। तो विलय पत्र में क्या था कि जब वीपी मेनन के साइन तो वो राजा के साइन तो हो गए, तो जब तक उसमें क्या था माउंटबेटन के साइन नहीं हो जाते तब तक विलय पत्र मान नहीं था। तो ऐसा कहा जाता 27 अक्टूबर 1947 की आधी रात के समय में करीब करीब साइन उन्होंने भी किए। वीपी मेनन बोलता हूँ यार, माउंटबेटन के साइन हुए तो उसके बाद वो मान्य हो गए। तो जैसे 27 अक्टूबर को उनके साइन हुए उसके बाद तुरंत भारतीय सेना क्या है जम्मू की तरफ जाने लगी, जम्मू कश्मीर की तरफ। और धीरे धीरे क्या है आगे की ओर बढ़ने लगी और कव्वाली को आगे खदेड़ने लगी। उस कंडीशन में क्या हो गया 31 दिसंबर को क्या हुआ, इसके बाद जो यहाँ का जो यानी कि उनको ढकेलने लगी सेना को। पूरी सेना ने क्या काम करी, पाकिस्तानी जो कव्वाली लोग थे उसमें कुछ पाकिस्तान की सेना थी, उसमें कुछ पाकिस्तानी सैनिक भी थी। बाद में ये बात को पाकिस्तान ने माना भी था कि यूएन की सेना उसमें कुछ थी करके। तो उसके बाद धीरे धीरे उनको भी क्या खदेड़ने लगी पाकिस्तान के और वापिस, और धीरे धीरे पूरे कब्जे बारामूला हो गया, वही हो गए, सबको पीछे ढकेलने लगी। तो बीच में उस स्थिति में क्या पंडित नेहरू ने एक फैसला कर दिया कि जो यहाँ का जो फैसला होगा वो होगा जनमत संग्रह के द्वारा होगा। तो यही से क्या बात बिगड़ रही हुई। तो उसके बाद एक बीच में बैठक भी हुई उससे कि यहाँ का जो मैटर था तुमने बोले जनमत संग्रह से हो गया, इधर का भी हो गया मैटर, तो जनमत संग्रह, तो बात यहाँ आके लटक गई कि जनमत संग्रह के द्वारा फैसला होगा। तो यानी बात उसके बाद कुछ समय पश्चात पंडित नेहरू यहाँ का जो मुद्दा था उसको लेकर चले गए यूएन चले गए, यूनाइटेड नेशन चले गए। तो वहां पर क्या हुआ कि वो भी नया बना था कि दो जो राष्ट्र है अगर किसी अशांति का माहौल है दो देशों के बीच में, तो उस स्थिति में शांति स्थापित करने के लिए क्या है वो चलेगा। पंडित नेहरू की सोच ऐसी थी। तो यूएन का जो फैसला बाद में आया उसमें उसके बीच में एक व्यक्ति थे शेख अब्दुल्ला, वो भी बहुत पढ़े लिखे थे, जो कश्मीर घाटी में उनकी पकड़ बहुत मजबूत थे। क्या कुछ पार्टी के नेता भी रहे थे, तो राजा का क्या विरोध करते थे। वो क्या समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति थे, वो नहीं चाहते थे कि राजतंत्र का विरोध करते थे। उसको क्या काम करा था शेख अब्दुल्ला को जो राजा था उसने जेल में डलवा दिया था। तो जब पंडित नेहरू ने वहां सेना पहुंची तो उनके अच्छे मित्र हुआ करते थे, तो उनका स्वागत से लेकर आदर सत्कार पूरा किया, वहां पर उनकी व्यवस्था सब शेख अब्दुल्ला ने किया। साथ ही ये बोल दिया कि आपातकाल की स्थिति में वहां का जो प्रशासन है वो इनके हाथ में जाया करते। और बाद में ऐसा ही हो, फिर बाद में प्रधानमंत्री भी बन गए वहां के। तो ये ऐसा हुआ, तो उनका मत ये था कि जो शेख अब्दुल्ला थे उनकी विचारधारा ऐसी थी कि उनकी इस घाटी में अच्छी पकड़ थी, जनमत संग्रह अगर कभी होगा भी तो वहां की जो आबादी रहेगी वो हमारे पक्ष में जाएगी, ऐसा उनका मत था। लेकिन वही भारतीय सेना ने बोली इतना टाइम आपने रुके थे तो कुछ टाइम अगर आप और रुक जाते तो हम इसको पूरा पीछे तक खदेड़ देते। तो उसके बाद यूएन का जो फैसला आया, अप्रैल करीब में फैसला आया, तो उसने बोला पहले कि आप जहां हैं पहले दोनों का युद्ध विराम कर दीजिए, तो उसी को सीज फायर ऑर्डर बोलते हैं। सीज फायर ऑर्डर आया, क्या है यूएन से एक संकल्प आया, तो उसमें लिखा था कि पहले आप जहां पर है पहले युद्ध को रोक दीजिए। तो क्या है जब युद्ध विराम की घोषणा हुई तो जहां जिस स्थिति में दोनों सेना थी वो स्थिति यहां पर थी, और बाद में ये क्या है एलओसी बन गई। तो युद्ध विराम की घोषणा कर दीजिए। उसके बाद पाकिस्तानी सेना क्या अपनी सेना पीछे वापिस कर लीजिए क्योंकि वहां जनमत कराना था। उसके बाद वहां आयोग देखेगा कि फिर वहां जनमत होगा, तो उसके बाद वहां का फैसला होगा। लेकिन वो तो ऐसा आज तक हुआ नहीं। तो जहां पर सीज फायर रुका था उसके बाद वही रेखा बाद में क्या है एलओसी बन गई। तो वही लाइन ऑफ कंट्रोल, इसी को बोलते हैं एलओसी। तो युद्ध विराम में क्या हुआ कि भारत का जो 1/3 हिस्सा था लगभग वो हिस्सा क्या पाकिस्तान के कब्जे में चले गए, उसी का 2/3 हिस्सा क्या हमारे पास है, 2/3 हिस्सा हमारे पास है। और वहीं पर एक ये सक्सेशन घाटी बोलते हैं इसको। तो ये भी क्या इसका हिस्सा था, किसका पाक अधिकार कश्मीर का पीओके का हिस्सा था।
लेकिन इसको क्या है, चाइना ने कब्जा कर लिया है, दे दिया है, पाकिस्तान ने उसको दे दिया है, क्योंकि वाला बेस से दे दिया। वहीं पर इससे क्या है, ये बीच में है क्या, सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ का टेम्परेचर है -45-55 तक चले जाता है, -50 के आसपास पहुंच जाता है। तो वहां पर इतनी ठंडी की स्थिति में भी, जैसे कारगिल का युद्ध हुआ था वहां पर, तो देखेंगे कभी बाद में हम उसको। तो ऐसा इस हुआ। तो उसके बाद क्या, 1949 में भारत का जो संविधान था, लगभग 1.25 साल करीब युद्ध चला दोनों सेनाओं के बीच में। तो भारत के लगभग कितने 1100 सैनिक मारे गए थे, शहीद हो गए थे। वहीं पाकिस्तान के 4000 सैनिक मारे गए थे। तो ये हो गया उस युद्ध में, करीब 1.25 साल युद्ध चला। तो बोला जाता है कि यूएन में जो फैसला था, इसको नहीं ले जाना था, कुछ टाइम और मिल जाता तो हम पूरा पाकिस्तान अपना वापस ले ले जाते। अब उस स्थिति में क्या है, इन्हें साइन तो किए थे, लेकिन साथ में दिमाग से बात अपने हिसाब से करवा दी कि अब यहाँ पर जन्म संग्रह होना है, तो ऐसा वैसा बोल के क्या इनने दिमाग से हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, ऐसी वाली बात कर दी है। तो इसलिए क्या है, भारतीय संविधान रेडी हो रहा था उस समय में। तो भारतीय संविधान में भाग 21 के तहत अस्थायी चीजों के लिए कोई प्रावधान है, अस्थायी चीजों के लिए प्रावधान है भाग 21 में, जिसमें 369 से लेकर 392 तक आर्टिकल है। उसमें क्या कहा गया है, उसी के बीच में आता है क्या, 370। तो उसमें जो क्या है, 3 क्लॉज है। अब देखते हैं उसको। तो ये हो गया जैसे हम, तो उसी बीच में क्या 1956 में यहाँ का भी संविधान बनकर लागू हो गया। तो यहाँ पर ऐसा था कि इनका अलग झंडा होगा, यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ की जमीन खरीद नहीं सकता आकर। अगर कोई लड़की, पाकिस्तान की लड़की अगर यहाँ शादी करती है तो उसको यहाँ की नागरिकता मिल जाती है, लेकिन भारत की अगर कोई लड़की वहां शादी करती है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। ऐसा था वहां का नियम कानून। तो उसके बाद क्या है, भारत में संविधान के लिए जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान था, तो उसको आर्टिकल तो क्या है कि भारतीय के अनुच्छेद 370 में अस्थायी चीजों के प्रावधान क्या है कि ये परमानेंट तो है नहीं, टेम्परेरी है, बस अस्थायी है कि कभी भी हटाया जा सकता था इनको। तो इसको क्या है, दिमाग से 370 में डाल दिया गया। तो इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर को क्या है, विशेष सुविधाएं मिल जाती है। जैसे कि इसमें जब अनुच्छेद 370 का क्लॉज ए है, इसमें भी 4 क्लॉज मान के चलिए। इसका होता है कि 238 भारतीय संविधान का 238 अनुच्छेद क्या है, यहाँ पर लागू नहीं होगा। इसके पश्चात क्या है कि अगर संसद की शक्तियां संसद के प्रावधान दिए गए कि संसद किस किस विषय पर यहाँ पर नियम कानून बना सकेगी और किस किस विषय पर नहीं बना पाएगी। जैसे कि विदेशी व्यापार हो गया, संचार हो गया, इन सब विषय पे क्या है, नियम संचार बना सकती है। यहाँ पर विदेशी व्यापार हो गया, संचार हो गया और सैन्य मामले हो गए, सैन्य क्षेत्र। तो ये 3 मामले में क्या है, संसद यहां पर नियम कानून बना सकती है। अगर इसके अलावा इसमें क्या संसद के पास पावर क्या थी
कि जम्मू कश्मीर के 3 मामले, जैसे कि विदेशी व्यापार हो गया, सेना हो गया, संचार हो गया, ये 3 मामले में तो क्या है, संसद के पास पावर थी कि आप बना सकते हैं। अगर इसके अतिरिक्त अगर और कुछ मामले में अगर संसद को अगर विधि बनाना था तो उसके लिए क्या राज्य की सहमति अनिवार्य थी। राज्य की सहमति के बाद ही वो निश्चित था। इसके पश्चात क्लॉज 3 था इसमें कहा गया था भारतीय संविधान का कि 1+370 यही बस क्या है भारत में लागू होंगे। अनुच्छेद 1 कि भारत राज्यों का संघ है, यही बस लागू होगा और 370 धारा बस लागू होगी, इसमें यह कहा गया। और चौथा जो क्लॉज था उसमें कहा गया कि इसके अतिरिक्त अन्य अनुच्छेद अगर लागू कराना है आपको, तो इसमें क्या है राष्ट्रपति राज्यों की सहमति के बाद ही वो अनुच्छेद लागू करा सकेगा। तो ये था क्लॉज 1 की बात। अब बात दूसरी ये थी कि सेकंड जो क्लॉज था इसमें जो सेकंड भाग है इसमें कहा गया था जब उस समय क्या है इसका संविधान बन रहा था, तो उस समय संविधान सभा अगर सरकार ने अगर कोई ऐसे फैसले या कुछ ऐसे मामलों पर विधि बनाने की शक्तियां दे चुकी है, किसको संसद को अगर पावर दे चुकी है, तो उसको अगर क्या है संविधान सभा यस बोल देती है, अगर हाँ बोल देती है, अनुमति दे देती है, तो वो उस विधेयक उस मामले पर विधि बना सकते हैं। अगर कोई ऐसा मुद्दा है इनके अलावा जिस पर राज्य के विषय में यानी बना सकते हैं विधि, तो वो संविधान सभा उसको यस बोल देगी तो ही वो लागू रहेंगे, नहीं तो वो कैंसल हो जाएंगे। तो ये हो गया सेकंड क्लॉज में। और थर्ड क्लॉज में बताया गया कि हटेगा कैसे। अब बात फंसती यहां पर कि ये हटेगा कैसे। तो बात ये थी कि यहां पर लिख दिया गया था कि जो इसको हटाने के लिए राष्ट्रपति एक आदेश निकालेंगे, इसकी संविधान सभा की अनुशंसा पे एक आदेश निकालेंगे, जिसके तहत क्या है कि जो 370 है वो वहां से हट जाएगा जम्मू कश्मीर से। तो ऐसी स्थिति में 1956 में तो इनका संविधान बनकर लागू हो गया था, तो संविधान सभा उसके बाद तुरंत भंग हो गई थी। तो अब बात ये होती है कि हटेगा कैसे, 370 से लगी हुई थी यहाँ पर, से हटेगी कैसे करके, ये बात का विषय ये था। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि 2018 में इसके बाद क्या होगा, उसमें क्या होगा कि उस समय क्या बीजेपी प्लस पीडीपी की सरकार ने क्या वहां पर एक पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, तो दोनों सरकार ने मिलकर क्या है गठबंधन की सरकार बनाई, बीजेपी प्लस पीडीपी की सरकार ने सरकार बनाई। अब इसका हटाने की प्लानिंग पहले से हो गई थी, मुझे तो ऐसा लगता है। तो दोनों ने क्या काम करे, दोनों ने क्या गठबंधन से सरकार बनाया मस्त तरीके से। उसके पश्चात क्या बीजेपी ने कुछ समय बाद क्या अपना समर्थन वापस ले लिया, दोनों के बीच में पटी नहीं लगता है, एक दूसरे की वाद विवाद हो गया होगा। तो इस कंडीशन में क्या दोनों ने समर्थन वापस लो, बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। अब जो जम्मू कश्मीर का जो संविधान था अनुच्छेद 92 के तहत वहां पर क्या है आपातकाल की घोषणा हो गई। अब क्या है सरकार चल नहीं रही थी, वहां विधानसभा भंग थी, तो उस कंडीशन में वहां पर क्या 6 महीने का राज्यपाल शासन लग गया। 6 महीने का राज्यपाल शासन लगा, उसके बाद भी देखे कि 6 महीने का राज्यपाल शासन लगा, 6 महीने से ज्यादा बढ़ा नहीं जा सकता था। उस समय भी राज्यपाल ने देखा कि भैया कोई सरकार बना नहीं पा रहा है, तो उसके बाद क्या होगा कि राष्ट्रपति के पास आदेश बता दिया, उसने राष्ट्रपति से संपर्क किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है हमारे पास कि ये अभी भी ऐसी वो है, आदेश भेजा है कि यहाँ अभी भी सरकार नहीं बन पा रही है, तो कृपया यहाँ पर कार्यवाही करें। तो यहाँ पर लग गया। उसके बाद क्या है राष्ट्रपति शासन, इसने बोला कि आप देखिए इसको मैटर को, तो वहां पर क्या राष्ट्रपति शासन लग गया। इसके पश्चात 6 महीने के पश्चात 20 जून के बाद 6 महीने के बाद क्या राष्ट्रपति शासन लग गया। अब चूंकि जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है किसी राज्य में या विधान सभा नहीं चल पाती है, भंग रहती है, तो उस कंडीशन में क्या है उस राज्य के लिए जो विधि बनाने की शक्ति किसके पास आ जाती है, राष्ट्रपति के पास। अब जब शक्ति किसके पास आ गई, केंद्र के पास। केंद्र बोले तो सीधे से शक्ति किसके पास आ गई, विधि कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। मतलब कि जो यहाँ की विधानसभा की जो शक्ति थी वो चले गई किसके पास, अब संसद के पास। संसद के पास पूरी पावर आ गई, अब यहाँ के लिए विधि बनाएगी। और साथ में ही दिमाग से उसमें आदेश में ये लिख दिया कि चूंकि संविधान सभा तो रही नहीं पहले, तो क्या है वहां की जो विधानसभा थी
उसी को ही संविधान सभा मान लिया जाएगा। तो ऐसा होगा, बात भी ये हुई। और बात ये भी कह दिया गया कि राज्यों की अनुमति के लिए अगर राज्य की वो उपस्थिति नहीं है तो उनका प्रतिनिधित्व कौन? राज्यपाल करेगा। लो, इसको बोलते हैं स्वरित सुभागा, कि राज्य नहीं भी है तो उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? राज्य की सहमति के लिए तो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे राज्यपाल, क्योंकि वो केंद्र सरकार का वो रहता है, आदमी रहते हैं, मान के चलो वो केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं, वो अधिकारी रहते हैं। तो जब वहां का जो क्या है केंद्र सरकार के लिए काम कर रहा था तो राज्यपाल उसके पास आगे सकते हैं। उस कंडीशन में क्या हुआ कि जो राज्य, अब देखिए आसान भाषा में, क्योंकि संसद बराबर क्या हो गया, जो विधानसभा थी उसकी शक्ति किसके पास चले गई? विधानसभा बराबर हो गया संसद। अब जो विधि बनाने की पावर किसके पास? विधानसभा के पास थी, वो चले गई किसके पास? संसद के पास। वहीं पर बीच में क्या बोल दिया गया कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा तो जो कि 1956 में भंग हो गई थी, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि इसी को बनाने के विधानसभा जो है उसी का मतलब संविधान सभा का काम करेगी। इस कंडीशन में अब क्या हुआ कि चूंकि संविधान सभा बराबर विधानसभा हो गई और विधानसभा का काम कौन कर रही थी? संसद थी। तो उसके बाद आई डेट कौन सी? 5 अगस्त 2019 60 से यहां से विधि ऐसे वो ऊपर एक संकल्प पारित किया। उसमें कह दिया गया कि अब जो भारत के जितने भी अनुच्छेद हैं सबसे लोकसभा राज्यसभा से पारित हुए, राष्ट्रपति के साइन हुए, कुछ भी जैसे विधेयक है हमको पता है कि लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में, और राष्ट्रपति के साइन हुए, उसके बाद फिर क्या एक्ट बन जाता है वो। तो ऐसा ही हुआ। तो जैसा ही वो लागू हुआ, भारत के जितने अनुच्छेद थे पूरे अनुच्छेद किसमें लागू हुए? यहाँ जम्मू कश्मीर पर पूरे लागू हुए। अब कोई भी व्यक्ति वहां पर जाके जमीन खरीद सकता था, कहाँ ऐसे। अब वहां कोई भी लड़की शादी कर सकता था, विदेशी व्यापार तो वो पहले से था ही, तो वहां जाके जमीन आराम से खरीद सकते थे व्यक्ति। उसके बाद क्या 370 में खत्म कर दिया। 370 में एक अनुच्छेद बचा दिए बस, ये भारत राज्यों का संघ है, कि भारत के राज्य संघ है, इसमें राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश दोनों। जैसा ये लागू हुआ 370 की जो धारा थी खत्म हो गई पूरी तरह से। तो ऐसे में क्या है, ऐसे हमने किसको मिला लिया? 370 के जो लगी हुई थी वहां पर वो हट गई वहां पर। तो ऐसे हमने इसको अलग कर लिया। पीओके वाला हिस्सा एक सक्सेबल वैली थी जो हमारा। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी घाटी है ऐसी, कुछ मिनरल रिसोर्स भी पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन यहाँ से। और यहाँ से जब पीओके का हिस्सा है तो यहाँ पर जो विश्व की सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां पाई जाती है, भारत नहीं पूरे विश्व की चोटियां वो यही पाई जाती है। उसके बाद अगर ये हिस्सा है हमारा, तभी हमारी जो सीमा है वो अफगानिस्तान से टच करती है, अन्यथा ये कहां से टच कर रही है। तो चूंकि अभी भी